रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। ओ चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बबुआ की मुहवा में घुट। ए चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा। हम उनकी मोहब्बत का असर भूले नहीं है, बचपन के हंसी राह गुजर भूले नहीं है। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा ये जीवन सफर, एक अंधा सफर है, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा। कल्पना कीजिए गाजीपुर की गलियों से निकले एक लड़के को जो आईआईटी की कठिन राहों से गुजरकर केंद्रीय पीएसयू में ऊंचे पदों पर पहुंचता है, फिर संगीत की दुनिया में जादू बिखेरता है, सब सामाजिक परिवर्तन के लिए। संजय सिंह का जीवन पुनर्निर्माण की रोमांचक गाथा है, जहां इंजीनियरिंग की सटीकता कला की भावना से मिलती है। सोनी, जी और दूरदर्शन के रियलिटी शो जीतने से लेकर दिव्यांग बच्चों वाले म्यूजिक वीडियो के लिए यूनिसेफ का सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल रिकग्निशन पाने तक उनकी यात्रा बहुत ही जिज्ञासा वर्धक है और हमारे मन में भी जिज्ञासा जगाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं संजय सिंह जी के पास। संजय सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संजय सिंह जी, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे आपके जीवन के बारे में जानकर। हमने जैसे कि आपने बताया गाजीपुर, गाजीपुर से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन गाजीपुर में संजय सिंह के जीवन का सफर कब शुरू हुआ और किस तरीके से रोमांचक था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो गाजीपुर से तो मेरा लगाव इतना अनन्य है और कि मैं अभी भी जब मैं गाजीपुर जाता हूँ तो उन तमाम गलियों में घूमता हूँ जहाँ मैंने बचपन गुजारे हैं। यानी मॉर्निंग वॉक जो है अगर 5 किलोमीटर हो रहा है तो उन तमाम गंगा के घाट से होते 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 गलियों से होते होते मैं गुजरता हूँ कि वो यादें मुझे हमेशा मेरे साथ रहें और मैं उनके साथ जुड़ा रहूँ। देखिए, गाजीपुर एक बहुत छोटा सा शहर है और ऐसे आबादी तो मुझे लगता है कि 25 लाख से भी ज़्यादा है। तो एक खेती बाड़ी ये सब चीज़ों की जगह है। बड़े वीर लोग वहाँ पैदा होते हैं और वीर लोग पैदा होने का मतलब ये है कि एक ऐसा भी गांव है वहाँ पे, गहमर का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे के लोग बहुत सारे तादाद में आर्मी में जाते हैं। तो ऐसा है, बुद्धिजीवियों का भी शहर है और हर तरह के लोग। आपने गंगा घाट की बात बताई, गंगा घाट से रिलेटेड भी हमारी पुराणों में, कथाओं में कुछ स्पेशल है कि रामायण काल के समय उस नदी के बारे में बताया जाता है। हाँ, तो मेरा घर जो है वो गंगा के तट से मुश्किल से 5 मिनट की पैदल
यात्रा करेंगे तो आप गंगा तट पे, गांधी मुनि का नाम आपने सुना होगा, तो गांधी मुनि जो थे उन्हीं के नाम पे गाजीपुरी था, और बाद में फिर गाजी मियाँ भी थे, उनके नाम से इसे तब्दील हो गया। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अब उतना विवरण पे तो जाना उचित नहीं है जी। मेरी जो यादें हैं वो यही है कि हमने तो पढ़ाई वहाँ से शुरू किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं हुई। अच्छा। फिर वहाँ से फिर सिटी स्कूल आया। सिटी स्कूल एक अच्छा स्कूल माना जाता है, वहाँ पे पढ़ाई की हमने। सिटी स्कूल भी गाजीपुर में ही है? हाँ, सिटी स्कूल भी गाजीपुर में ही है। वहाँ पे क्या आपने सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई? हाँ, मैंने 12th तक की पढ़ाई की और साइंस साइड से मैंने पढ़ाई की। अच्छा। और वहाँ पे ये था कि बच्चों में एक कंपटीशन की भावना अच्छे जो बच्चे थे रहती थी, तो वहाँ से एक प्रतिस्पर्धा जो कि सकारात्मक थी वैसा उत्पन्न हुआ। मैं भी उन लोगों के साथ में जुड़ा और फिर सामूहिक रूप से पढ़ाई भी करते थे हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा बोल रही तो आवाज़ आ रही है, वो बोल रही है, आप बोल रही हैं तो आवाज़ आ रहा है मेरे को। हाँ, ये कट जाएगा ना ये। तो फिर पढ़ाई जो थी वो होती रही। सेकेंडरी की पढ़ाई जो थी, सेकेंडरी की जो पढ़ाई हुई वहाँ पे हुई, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। रादर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ट्यूशन्स भी करने पड़ते थे उस समय पे। हाँ, उस समय भी ट्यूशन्स करने पड़ते थे। ट्यूशन करने की वजह क्या थी? ट्यूशन करने का पॉकेट मनी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर था कि एक उद्देश्य था कि हमको इंजीनियरिंग में जाना है तो किसी अच्छे टीचर्स के पास जाएं और पढ़ें। और नेचुरली एक कल्चर था वहाँ पे ट्यूशन। तो स्कूल में तो उतनी पढ़ाई ना, तो टीचर भी उतने मन से शायद न पढ़ाता होगा, ना हम लोग उतने मन से पढ़ते भी थे। तो ध्यान इधर उधर, मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान भटकने का तो मैं बहुत शुरू से आदी रहा हूँ। मैं बात कुछ कर रहा हूँ, कहीं और चला जाता हूँ, ये शुरू से रहा है। लेकिन मैंने ये पाया कि जब मैं ट्यूशन करता था, ट्यूशन में जाता था, तो वहाँ काफ़ी हद तक मेरे कंसंट्रेशन पावर मेरा अच्छा रहता था। लेकिन सबसे अच्छा जो मेरा कंसंट्रेशन पावर जो पढ़ाई का होता था, वो जब मैं खुद से पढ़ता था, सारी चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, तो ये सब तभी होता था जब मैं खुद से पढ़ रहा होता था। मैं, आपके अंदर पढ़ाई की इच्छा शुरू से थी। और मुझे ये था कि अच्छा, मुझे कुछ टीचर्स ऐसे थे जो हमको मतलब बहुत लाइक करते थे। कुछ ऐसे हमारे दोस्त थे जिनका कि मार्क्स जो था वो मेरे से बहुत ज़्यादा भी आता था। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा आता था उन लोगों का, और मैं उनसे थोड़ा नीचे रहता था। ऑफ कोर्स यूपी बोर्ड में था, और फर्स्ट क्लास पाना उस समय 60% से ज़्यादा आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उतना तो होता ही था, उससे ज़्यादा। लेकिन बाकी कुछ तो बहुत अच्छे थे। लेकिन हमारे एक तो मैथमेटिक्स के जो टीचर साहब थे, वो हमेशा कहते थे कि यार संजय को एक तरफ बैठा दूंगा मैं और बाकी सबको एक सब बैठा दूंगा, तुम लोग संजय से पार नहीं पा पाओ। ये बातें कहना उनके लिए, मेरे लिए इतना क्यों कहते थे वो ऐसा कहते थे, पता नहीं वो क्या कहते थे। मेरे मार्क्स उतने नहीं आते थे, लेकिन कहते थे कि इसके लेवल पे कोई है ही नहीं है जो मार्क्स पाते थे। इसके बाद अब ये तो बातें आपने शुरू की गाजीपुर से, तो मुझे अब फिर मैं BHU में गया, तो IIT JEE एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी उस समय। so, मुश्किल से 1900, 1950 सीट्स होती थी पूरे ऑल इंडिया में। आबादी जो है उस समय भी 60 करोड़ की थी, और अब मान लीजिए उसका डबल आबादी हो गया है। लेकिन जो सीट्स हैं वो 10 गुना से भी ज्यादा हो गई, यानी आज की तारीख में 24-25 हजार सीट्स हैं। उस समय आप सोच सकती हैं वो कितना IIT JEE कठिन होता होगा। तो अब वो आकांक्षा थी कि ऐसा करें, तो सभी और भी लड़के तैयारी करते थे। वो सब सारे के सारे मेरे से पूछने आते थे कि भाई ये वाला मैथमेटिक्स, ये जो IIT JEE का 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाए, तो मैं बता देता था। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होता था हमको कि हाँ यार ऐसा तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। खैर IIT JEE मैंने निकाल लिया, फिर BHU में दाखिला हुआ। तो अब जब 12th के बाद फिर मैं जब BHU में आ गया, तो फिर अब वो कहानी धीरे से बदल गई। अच्छा। तो गाजीपुर की मेरी पूरी याद जो है, उसमें पढ़ाई जो था वो मुख्य रूप से एक ऐसी चीज थी जिसको कि मैं याद कर सकता हूँ। खेल कूद उतना नहीं होता था। आज की इस समय में आप जो भी हैं वो पढ़ाई की वजह से। जी। और आपने बताया कि आप ट्यूशंस भी देते थे। और आप जब खुद पढ़ते थे, हमें ट्यूशन जो है मैं
खुद पढ़ता था, ट्यूशन करता नहीं था मैं। अच्छा, ट्यूशन हाँ, लेते ट्यूशन थे? करता नहीं था मैं। ट्यूशन लेते थे ट्यूशन आप? तो हाँ, मैं ट्यूशन टीचर्स जो पढ़ाते थे उनके यहाँ हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। तो उसका उनसे ट्यूशन लेते थे उनसे आप? हाँ, मैं मतलब स्कूल जाते थे, उसके अलावा भी ट्यूशन ट्यूशन पे लेते भी थे? जाते थे। उसके बावजूद आपके मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आ आते पाते थे, थे? हाँ। लेकिन वो वही डीमोटिवेट हो कारण था जाते कि होंगे? एक कल्चर बन गया था कि यार जो पढ़ाई करनी है तो या तो ट्यूशन करो या घर पे अपने से पढ़ो। और स्कूल में कितना ध्यान लगता था मेरा, मैं नहीं कह सकता हूँ। आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जी। आप एक अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, हम्म। सो उसकी जर्नी जानना कि वो, भाई जरूरी नहीं कि आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो आप लाइफ में आगे उच्च पद पे नहीं हो सकते हैं, ये तो आंकना मार्क्स गलत जो है। है, मार्क्स मतलब मेरा कहने का ये है कि मार्क्स तो अच्छे आते थे, और लेकिन उस दौरान उस तरह के नहीं आते थे जो दूसरे बच्चे जो थे, जो तैयारी कर रहे होते थे, उनके आते थे। उसका कारण ये था कि मैं कभी पेन और पेंसिल लेके कुछ चीज़ें लिखता नहीं था। मैं बस एक बार पढ़ लिया, ऐसे मैथमेटिक्स में मैं पढ़ता था, ऐसे उलट पलट के पढ़ता था। लेकिन मैथ्स में तो सवाल बनाया जाता है, लिखा जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता था कि इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वो जो लिखने की जो आदत है वो नहीं थी। तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, कोई भी चीज़ आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं लैक करती थी, वो सब चीज़ें। आपको अच्छा मार्क्स पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना करके और आपको लिखना पड़ेगा, वो चीज़ें लिखेंगे तब आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन आप जीनियस हैं, मतलब आपके अंदर काबिलियत है, वो आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं होता। हाँ। कि आपका मार्क्स बताएगा, अगर आपके अच्छा, 60% है तो आप अब आपको ये मैं नहीं बताता आता। हूँ एक और चीज। आईआईटी जेई के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपका एंड रिजल्ट पे कोई मार्क्स नहीं देता है कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर इतना आ गया तो सही है। आप क्या स्टेप्स लेते हैं, किस स्टेप्स को लेते लेते उसको सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपने कोई नए तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की तो वो और भी जानदार बन जाता है। और उस समय ऐसे क्वेश्चंस आते थे, उस समय ऐसा नहीं था, टिक लगाने वाला नहीं था हिसाब किताब, और आपको पता ही नहीं चलता था कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री लगता था कि फिजिक्स है, फिजिक्स लगता था केमिस्ट्री है। तो ये सब चीज़ें आपको वहीं पे अपना जो है जो आपके ब्रेन की जो शक्ति है उसको वहीं अब तत्काल अप्लाई करिए, और जो आपको तो फिर आपने 1900 सीटों, तकरीबन 1900 सीट हुआ करती थी, तब आपने बीएचयू में दाखिला लिया। और उसके बाद से फिर तो पढ़ाई वढ़ाई किए थोड़ा बहुत, और गायन में उस समय भी हम दिलचस्पी लेने लग गए थे शुरुआत से। शुरू से ही, हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में एक प्लेटफॉर्म ये मिला जो कि हमारे को गाजीपुर में नहीं मिला। गाजीपुर में ऐसा कल्चर नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो, केवल पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आईआईटी बीएचयू में काशी यात्रा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूज़िक और कल्चर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, जो कि 3-4 दिन तक होता है। तो क्या लोकगीत गाया करते थे वहाँ पे? नहीं, मैं फिल्मों के गाने गाता, रफी साहब के गाना, मुकेश, आपको जब बीएचयू में मौका मिला गाने का, हाँ, सबसे पहला गाना कौन सा गाया? तो पहले मतलब उस समय जो गाने गाते थे तो एक फ्रेशर्स नाइट होती है वहाँ पे। जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो आपकी एक तरह से रैगिंग खत्म हो जाती है, और आप फ्रेशर्स की एक नाइट होती, तो उसमें मैं गया था। और वो नाइट ऐसी थी जहाँ पे कि जनरली हुटिंग होती है, लड़के जब आते हैं तो उनको बू करते हैं और लोग, बट जब मैंने गाना गाया तो बड़े तालियां वालियां बजी। और उस समय वो पहला मैंने जो गाना गाया था वो था पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, मन्ना डे साहब का गाया हुआ था। अच्छा, तो थोड़ा सा सुनाएंगे। उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उतजल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत
तरसत उमर गवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। बहुत खूब। हाँ बहुत ही मतलब कह लीजिए मधुर सुरीली, मतलब सुनने में बहुत मोहक है। जी आपकी आवाज इतनी अच्छी है। जी, धन्यवाद। तो आपने जब बीएचयू में पहली बार गाया तो हाँ। क्या उस समय भी इतना ही मिठास था आवाज हाँ, में, उस या समय तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि शुरू- ज्यादा मिठास रहा होगा, क्योंकि नेचुरली उस समय जो कच्चापन था आवाज का, लेकिन अब थोड़ा मैं उसके बाद मैंने क्लासिकल सीखा, मैंने गाने और वॉइस ट्रेनिंग ली, रिकॉर्डिंग की टेक्निक सीखी, तो अब मैच्योरिटी आ गई है आवाज में। और लेकिन नहीं, ये वैसे जो अभी भी आपकी आवाज में इतनी मतलब कह लीजिए ताकत है हाँ कि व्यक्ति को सुबह से शाम तक आपके गाने के लिए बैठा सकता है, जी जी, कि वो धन्यवाद। सुनता रहे, आप जी, सुनाते रहे, जी जी ये सिलसिला चलता रहे। जी जी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, और बीएचयू के बाद आपने फिर नेक्स्ट क्या किया उसके बारे में बताइए। नहीं, लेकिन बीएचयू के दौरान भी जो है ना, चूंकि बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उस समय, आईआईटी दिल्ली गए हम लोग, अच्छा। फिर लेडी श्री राम कॉलेज गए, तो ये कंपटीशन किस चीज कॉम्पिटिशन्स का? होती थी, जैसे म्यूजिक? जैसे हमारे यहाँ काशी यात्रा हो रही है तो वहाँ भी कंपटीशन होता था। अच्छा। 50 कॉलेजेस के आईआईटीज के बच्चे आते थे, तो वहाँ भी मैं फर्स्ट प्राइज लेता था गायन में, उस समय मिल जाता था। हाँ, और आईआईटी गए, फिर हम लोग गए लेडी श्री राम कॉलेज गए, तो सब फर्स्ट। एक प्रतियोगिता थी जिसमें मैं सेकंड आया था, और वो थी धुन बनाने की प्रतियोगिता, और वो थी लेडी श्री राम कॉलेज में। और वो ये था कि आपको एक पर्ची उठानी है, उसमें एक कविता लिखी रहेगी, और उसमें आप जाएंगे बाहर, और 2 मिनट के बाद आकर के आप उसको तुरंत धुन बना के गाएंगे। 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था। तो उस समय मुझे लगा कि यार यार इतने लोगों के बीच में मुझे धुन बनाने में मुझे प्राइज मिल रहा है। तो फिर मैं मेरा पूरा ओरिएंटेशन धुन बनाने में भी हो गया। फिर मैं धुन बनाने लगा, गाने कंपोज करने लगा और गाता था। और फिर धीरे धीरे मुझे एक ऐसे जगह की ज़रूरत पड़ी जहाँ मैं नौकरी भी करूँ और मुझे एक स्वच्छंदता भी हो कि मैं म्यूजिक को भी कंटिन्यू कर सकूँ। तो इस तरह से मैं स्टील अथॉरिटी वही जानना चाह रही थी आपसे कि आपका जो पूरा झुकाव था, पूरा लगाव था, वो म्यूजिक की तरफ जी था। जी जी। और ये कहते हैं ना कि जन्म से ही एक गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, तो आपको आवाज गॉड का गिफ्ट है जो भगवान ने नवाजा है आपको इस सुरीली आवाज से। सो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ चले गए कि अर्निंग भी करनी जरूरी है। अच्छा, आप एक ऐसे परिवार से, ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे और उस समय पे गायन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, तो कैसे आपने अपने गायन का अस्तित्व भी बचा करके रखा कि आपको मतलब एक टाइम के बाद अपने इसी प्रोफेशन को ही होल्ड करना है, कमांड देना है? देखिए, ये बड़ा बहुत आपने प्रश्न बहुत ही उम्दा पूछा है। पहली चीज तो जो हमारे जिन परिवेश में मैं रहा हूँ, जो परिवार और जो मेरे चारों तरफ का वातावरण, उसमें गायकी, और जैसा आपने बताया कि वो जातिगत जो असर वहाँ पे होता है, राजपूत, और वो गाना गा रहा है और गाना गा रहा है जहाँ तो गवैया हो गया। हाँ, जहाँ पे हाथ में कुछ और होना चाहिए। हाँ, और वहाँ पे आप माइक लेकर के गा रहे हैं। शुरू में ही बताया कि हमारे वहाँ से कई आर्मी पर्सन निकलते हैं। हाँ, मतलब सो आपसे भी एक्सपेक्टेशन इसी तरह की रही होगी कि भाई करें कुछ ऐसा देश के लिए। देखिए, गाजीपुर एक ऐसा जगह है जहाँ वीरता एक बहुत बड़ा वर्च्यू माना जाता है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। वीर हैं, और वो वीर का जो अर्थ अनर्थ और उसके अपभ्रंश और उसका जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म, बहुत सी चीजें हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वीरता जो है एक इसेंस है, जो कि एक इसेंशियल क्वालिटी जो आदमी में रहनी चाहिए। तो उसका प्रभाव हम सब में रहा है। लेकिन वो ठीक है कि वो चीज़ें, फिर वो संगीत की दुनिया में मैं आया और फिर वो संगीत के तरीके से अपने आप को ओरिएंट किया। तो मूल रूप से तो आप वही होते हैं जो होते हैं। तो लेकिन वो वीरता वाला जो एक तत्व था वो था। तो घर वालों को एक्सपेक्टेशन थी आपसे
लेकिन अब घर में ऐसा है माहौल है कि अरे गाना इंजीनियरिंग करे नौकरी कर रहे हैं, ये वजह से और गाना गा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है, कहाँ भटक गए। हाँ भटक रहे हैं। और लोग लोग मतलब मैं अपने आप को एक गायक के रूप में इंट्रोड्यूस करने में मुझे फक्र होता था, और मेरे जो इर्द गिर्द जो मेरे घर परिवार के जो लोग थे वो चाहते नहीं थे कि मैं अपने आप को उस किसी को कहूँ भी कि मैं गाना गाता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि कहते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए, पिता क्या करते थे आपके, उसके बारे में बताइए। देखिए हम लोग तो एक कृषक परिवार से थे, और हम लोगों की खेती बाड़ी अपनी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन हमारे जो पिताजी थे वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, और हमारे घर में उनके जो भाई लोग रहे हैं वो लोग भी सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में रहे हैं। बट हम लोगों का मूल जो अर्निंग्स जिसको कह सकते हैं वो खेती ही रही है। अच्छा। तो वो अभी भी खेती बाड़ी है, उससे हम लोग मतलब जाते हैं, अच्छा लगता है, बागीचे हैं, खेत खलिहान है। मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग आपका जो मेजर है वो खेत और हाँ वो नहीं, अब तो उतना नहीं है, अब तो सब लोग नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, और घर के सभी लोग नौकरी, अब खेती बाड़ी में उतना पैसा रह नहीं गया है, लेकिन खेत खलिहान है अभी, तो जाते हैं तो अच्छा लगता है, वहाँ समय भी बिताते हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया आपके पिता स्टेट गवर्नमेंट में थे, तो उन्होंने आपको कभी रोका नहीं कि कहाँ गाने में लगे हो, इंजीनियरिंग करो? नहीं, क्यों नहीं, अरे कहाँ भटक रहे हो, सीधा अपने काम पे कंसंट्रेट करो। तो, अरे अब मतलब राजपूतों में ऐसा होता है क्या? नहीं, मेरे बाबूजी जो थे वो मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को नहीं शुरू में लेते थे, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आने लगा और जीतने लगा, उस समय दूरदर्शन ही होता था। अच्छा। दूरदर्शन जो था उसमें महेंद्र कपूर जी का एक प्रोग्राम आता था, आवाज़ की दुनिया, वो उस समय पहला प्रोग्राम था जो दूरदर्शन पे आता था, तो उसका मैं विजेता बना। तो जब टीवी पे आता तो वही बाबूजी अपने दोस्तों को कहते, देखिए संजय जो है टेलीविज़न पे आज आने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात होती थी ना। अभी गाजीपुर जैसे छोटी सी जगह पे अगर आप किसी घर का बच्चा जो है, बेटा, वो टेलीविज़न पे आ रहा है, जीत रहा है प्रतियोगिताएं, कब की बात है ये? ये आपको मैं बता रहा हूँ 1996-7 की बात बता रहा हूँ, 96-7 की बात। वो उस समय रियलिटी शोज उसी समय शुरू हुआ था, और उस समय आपके गाने का शो आता था। फिर मैं जी टीवी पे भी आया, फिर मैं सोनी टीवी पे किस शो में आया? जी टीवी पे मैं आया था, एक अन्नू कपूर का शो हुआ करता था, एक अन्नू कपूर जो एंकरिंग करते हैं उनका शो हुआ था। फिर सोनी टीवी पे भी मैं आया था, आदाब अर्ज है करके, जिसको पंकज उदास होस्ट करते थे। अच्छा। उसका भी मैं फाइनल तक गया था मैं। तो इस तरह से मैं, वो गजल बेस्ड था, पूरा प्रोग्राम था। आप तो गजल में भी रुचि रखते हैं? हाँ, मैं गजल में, मेरा तो गजल मेन डोमेन है, और बॉलीवुड भी है। मैं गजल कंपोज करता हूँ, मेरे कम से कम 100 ऐसी गजलें हैं जिनको मैंने कंपोज किया हुआ है। पहली गजल कौन सी थी, थोड़ा सा सुनाइए। पहली गजल याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैसे मैं जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद करता हूँ। वैसे मेहदी हसन साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, सब लोग बहुत, सब अपने अपने उनका अपना एक जॉनर है, मतलब जॉनर क्या कहें, वो स्टाइल है, सब अपने अपने में माहिर हैं। बट मैं जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुनाता हूँ। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं,
तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। आपके जो शब्दों का चयन होता है और उस पर जो आप जोर देकर, फोर्स देकर के बोलते हैं, वो व्यक्ति के भीतर तक जाता है, समझ में आता है। जी जी। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं और किन भाव से कहना चाह रहे हैं। शब्द अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं, जैसे आपके शब्दों ने भी बहुत अच्छे से, आप कहते हैं ना, भाव को व्यक्त किया और व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट पाता है। सो वो गीतकार वहीं जीत जाता है जहां उसके गाने के साथ व्यक्ति कनेक्ट हो जाए। सो अब हम आपके जर्नी पर आते हैं। और जर्नी में फिर आपने बताया कि पिता आपके पसंद नहीं करते थे कि आप गाएं, लेकिन फिर जब उन्होंने आपको दूरदर्शन पे देखा तो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ कि भाई मेरा बच्चा इस समय में 1996 में टेलीविजन पर आना, और वो भी गाजीपुर जैसे गांव में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। उसके बाद आपने बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको आपने ज्वाइन किया, BHU कंप्लीट, IIT आपका जो कंप्लीट हुआ उसके बाद। तो मेरा जो नौकरी करने का जो मन था और जो चुनाव था वो यही था कि इसी वजह से कि स्टील अथॉरिटी अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी PSU कंपनी थी, और बड़ी कंपनी में फिर ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी एक साधन आपको मिल जाता है। तो हम लोगों के एक मेटलर्जिकल म्यूजिक मेकर्स करके एक ग्रुप था, संस्था था, जिसमें रशियन लोग भी शामिल होते थे और हम लोग, हाँ, और उसके साथ हम लोगों ने कितने प्रोग्राम्स किए ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे माइंस में, कोलकाता, ये वो, रायपुर, भिलाई, मतलब बहुत जगह किए। इसके अलावा कैसेट, CDs भी सब बना होना। तो ये कैसेट्स का पहला कैसेट तो बना था उस समय, एक कंपनी थी, नामी कंपनी थी, वो हम लोगों के कई कैसेट्स बनाई थी, जिसमें कि देशभक्ति का भी था, होली का था, और भी चीज़ों का बनाता रहता था। वो तारा कैसेट का ज़माना था, बाद में CD आया और अब तो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया। तो ये सब जर्नी हुई और एक प्लेटफॉर्म मिलता रहा गाने का, और ये सब होता रहा, तो इसलिए अपना नौकरी चलती रही। अब जो है मैं फुल टाइम म्यूज़िक में हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, शोज करता हूँ। हाँ। अच्छा, बात अगर आपके गानों की करें तो क्या आप लिखने का शौक भी रखते हैं या सिर्फ गाते हैं? नहीं, देखिए, मैं दरअसल हूँ तो मैं गायक, और मैं कंपोज करता हूँ, म्यूज़िक कंपोज करता हूँ और लिखता भी हूँ। लेकिन लिखता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मतलब जब मन करता है तो कभी लिख लेता हूँ, अदरवाइज़ दूसरे जो लोग लिखते हैं तो उनके गज़ल या उनके गीत, उनके भजन या और भी कोई सूफ़ी गाना हो तो गाता हूँ, लेकिन लिखता हूँ। मेरे मतलब मुझे अच्छा लगता है, कुछ बहुत सारे हमने गाने लिखे हैं और गाए हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई गायक रहा? फैमिली में गायक तो अब देखिए, बेटा जो है वो तो बाद में आया, बाद आता था। ऐसे देखा जाए तो मेरे माता पिता में दोनों ही सुर में गाते थे, मेरे बाबूजी और मेरी माँ। लेकिन हाँ, कोई गायक नहीं थे, लेकिन हाँ, जब कैसे भी गाते थे, घर में गुनगुनाया जाता है, गाते थे तो बड़े सुर में गाते थे। मेरी माँ बहुत सुर में गाती थी। तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो गायकी होती है ना, वो एक हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है के अंतर्गत, अनुवंशिकता जो होती है उसके तहत आती है। तो आपके जो फोर फादर्स, उससे धीरे धीरे करके आता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आपके अंदर में म्यूजिकल एलिमेंट्स उतने न हो तो भी एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट बन सकते हैं, आप सितार बजा सकते हैं, आप कांगो बजा सकते हैं, आप हारमोनियम बजा सकते हैं। लेकिन आपको गाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको हेरिडेटरी जो आपके पूर्वजों से वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि गला ही आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो गला कोई बाजार में तो मिलेगा नहीं, वो तो जैसे जहाँ से जैसे आया है तो वैसे बाय बर्थ है। हाँ, तो वो उसको आप माच सकते हैं, आप क्लासिकल सीख सकते हैं, गाने की टेक्निक सीख करके उससे और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सुर में नहीं हैं तो नहीं आ सकते हैं, आप सुर में फिर गा नहीं सकते हैं। आपकी माँ जब गाया करती थी तो आप उनको सुना करते थे? हाँ, माँ से तो मैंने गाना सुना हुआ है, और माँ
तो मुझे याद है कि जो माँ जो दूध पिलाते समय में लोरी गाती थी इस तरह से, वो गाना मुझे याद है। और बल्कि मैं अब किसको दूध पिला, आपको दूध पिलाते हुए गाना गाती हाँ, थी? मुझे वो मुझे आपको याद है? वो मुझे याद है, वो अच्छा। याद है। और वो गाना पे मैं अब जो है एक गाना, उस गाने को मैं गा रहा हूँ फिर से। जैसे अब तो पूरी तरह से मैं वो गाना गाता हूँ, जब म्यूजिक रिकॉर्ड करना, गाना शूट करना, उसी गाने को रिवाइव कर रहा हूँ मैं। और वो गाना आपने सुना होगा, वो जो मेरी माँ गाती थी वो ये था, ओ चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरावा में दूध भात ले ले आवा, बबुआ की मुहवा में घुट, ए चंदा मामा आरे आवा पारे आवा। सो आप भोजपुरी में भी हाँ, हम पकड़ तो अपनी मैं तो रखते हैं। भोजपुरी ही, मतलब हमारी मातृभाषा तो भोजपुरी है। मैंने पहली भाषा जो मैंने सीखा अपनी माँ से, और मातृ कहे तो मेरी भूमि से, जी, तो वो गाजीपुर भोजपुरी से। है। तो भोजपुरी में भी मैं गाने बनाता हूँ, गाता हूँ। भोजपुरी के फॉक को अभी मैंने, भोजपुरी फॉक को मैंने नीदरलैंड की एक बैंड के साथ में डच लैंग्वेज में मैंने अच्छा। कोलैबोरेट किया। वहाँ का एक बहुत नामी बैंड है, जिनके साथ भोजपुरी और भोजपुरी नीदरलैंड की एंड कॉम्बिनेशन बना करके। डच भाषा का कॉम्बिनेशन बना के हाँ, मैंने म्यूजिक किया है। और अभी लॉन्च कर दिया आप? लॉन्च हुआ, 2 साल हो गया। अच्छा। और काफी लोगों ने सराहा उसको। तो ये करते भोजपुरी हैं। से कैसा जुड़ाव है आपका? भोजपुरी चूंकि हमारी भाषा है, और बचपन से भोजपुरी, घर में भी भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी को कहा जाता है कि बहुत ही जो अब होने लगा है अभद्र हाँ चीज शब्दों का प्रयोग। हाँ, देखिए अब जो आपने शब्द क्या, अभद्र शब्द, तो जो अभद्र जो शब्द है, वो अभी रिसेंटली जो चलन आ गया है, जिस तरह से जो लोग आज के गायक, और जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, जिस तरह से फुहड़ता उसमें आ गई है, नहीं तो इतना रिच और इतनी मिठास लिए हुए भाषा आपको बहुत कम मिलेगी। कई लोग हमको मिले हैं जो कहते हैं कि अरे यार, भोजपुरी बात आप लोग कर रहे हो, समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा मिठास उसमें है। और गायकी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग गीत हैं उसके अंदर में, इतने तत्व भरे हैं, और इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर के वो गाए जाते हैं, भोजपुरी के गाने हैं कि जो अप्रतिम है। लेकिन रिलेट कैसे लोग कर रहे हैं आज के तारीख में, जो आजकल के जो इसमें गायक जो छाए हुए हैं। और आपको शायद बड़ा आश्चर्य होगा कि जो फुहड़ता है आज की तारीख में भोजपुरी में, उसमें से बहुत से गायक ऐसे हैं जो पूरे विश्व में नंबर 1 पे चल रहे हैं। अभी कुछ ऐसे नाम हैं जो आज सोशल मीडिया में, मतलब अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े बड़े नाम लें तो उनके बराबर या उनसे ऊपर में उनके फॉलोअर्स हैं। किन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम अभी देखिए, चूंकि सोशल मीडिया में हम लोग नाम तो लेना उचित नहीं है, बट आप देखेंगे तो उनको बड़े बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यही चीज चाहिए होगा। ऐसे तरह की चीजें हैं जो थोड़ी सी, मतलब अभद्रगी लिए हुए वीडियोस भी वैसे ही रहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। चैता है, कजरी है, होली है, पूर्वी है, इवन आपका जो बिरहा है, इतनी अच्छी गायकी है, निर्गुण है, सब हाँ। इतनी अच्छी अच्छी गायकी है। वो सब चीजें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। कजरी भी बहुत ट्रेंड में रहा है। कजरी में आपने कुछ किया है? कजरी वगैरह अब करना है मुझे, कजरी अभी आपने सोहर नहीं किया? अभी किया नहीं है, लेकिन करना है मुझे। क्योंकि शोहर में अगर हम फोक शोहर में बात मैंने करें, 1-2 गाने कुछ किए हैं। एक क्या गाना किया है, है? एक गाना जो है वो ये है कि आपने सुना होगा एक गाना, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, जौने टिकटवा से
पिया मोरा जई है, जौने टिकटवा से पिया मोरा जई है, पनिया बरसे टिकट गल जाए रे, रेलिया बैरन जौने, ऐसे है। ठीक है, उसको कट कर। बहुत बहुत ही सुंदर है। आपकी भोजपुरी में भी पकड़ उतनी ही तगड़ी है जितनी हिंदी में है, और गजल भी सुनाया आपने, बहुत बहुत ही खूब है। अच्छा, क्योंकि हम आपकी जर्नी के बारे में इस समय बात कर रहे हैं, सो जब आपको फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उस समय का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, उसके बारे में? वो तो जब अच्छी नौकरी मिलती है, और उस समय पीएसयू के नाम पे, और खास करके मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए तो नंबर 1 कंपनी अगर गवर्नमेंट की कोई है तो वो स्टील अथॉरिटी हुआ करती थी। बाद में अभी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, जैसे JSW है, या फिर आपके आर्सलर मित्तल है जो इंडिया में आ गई। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की जो संस्थान है उसमें सबसे बड़ा स्टील अथॉरिटी है। और टाटास तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू होते हुए भी इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनसे कंपटीशन लेना और अपने आप को स्टैंड करना, और क्वालिटी में भी स्टैंड करना, वो सेल कर रहा है, आज भी कर रहा है, पहले भी करता था। अच्छा, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उच्च पद पर भी रहे हैं, सो उसमें जो आपका कहते हैं ना कि अपने सपने को भी जिंदा रखना, म्यूजिक को, और आप दिन प्रतिदिन आप उच्च पदों पर जा रहे थे, तो उन चीजों को बैलेंस कैसे करते थे? हाँ, ये बहुत आपने, क्योंकि मैं आमतौर पे जो संगीत जो है उसकी जो विधाएं हैं अलग अलग, एक मिनट, तो मैं घर पे बहुत सी चीज़ें मैं सीखता था। घर पे अरेंजमेंट करना सीखा, मैं म्यूज़िक कंपोज करना सीखा, शूट करना, एडिट करना, म्यूज़िक को भी एडिट करना, मास्टरिंग करना, मिक्सिंग करना, वो सारी चीज़ें विधाएं मैं सीखता और घर पे मैं करता था। लेकिन हाँ, अब जब मैं समय निकाल लेते समय तो थे हाँ, मैंने संडे को ही मैं मोस्टली करता था। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2-3 साल से मैं ज़्यादा सक्रिय हूँ। उसके पहले तो एक बहुत बड़ा स्पेल ऐसा था जो कि रियलिटी शोज जीतने के बाद के एक बड़ा स्पेल जो है, उस समय मेरा म्यूजिकल एक्टिविटीज एकदम ठंडा हो गया, यानी ये कहीं कि बंद ही था ऑलमोस्ट। लेकिन अब चूंकि मुझे पता था कि अब मुझे आना है, तो मैं 1 साल से सक्रिय हो गया था। अब तो खैर कॉन्सर्ट्स करना, शोज करना, म्यूजिक वीडियोस, आपने पूरी तरीके से अपने आप को इसमें झोंक दिया है। अच्छा, आपकी पढ़ाई ने आपके म्यूजिक में कहीं साथ दिया है? आपको लगा है कि आपकी पढ़ाई का बहुत योगदान रहा है? पढ़ाई का योगदान तो रहता ही है। देखिए, पढ़ाई से आपकी समझ बढ़ती है। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक भी एक उसमें बहुत ही साइंटिफिक एलिमेंट्स उसके हैं। पूरा जो साउंड है, जैसे हम 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हम सुन सकते हैं मानव के, लेकिन जो जानवर हैं उसके नीचे 20 से भी नीचे और 20,000 से ऊपर भी सुनते हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो कांगो, बांगो हो, ड्रम सेक्शन हो, वायलिन हो, गिटार हो, फ्लूट हो, छोटे छोटे परकशंस हो, ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हैं। गायकी का एक अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है। इनको कैसे अमलगमेट करना है, कैसे आपको साउंड को ऐसे कितने लेयर्स बनाने हैं कि सारे डिस्टिंक्ट दिखाई दें। हाँ। क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी दूसरे पे अगर हावी हो जाएगी, या 2 सिमिलर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मिल जाएंगी, तो बड़ा ही मटमैला सा आपका साउंड हो जाएगा। उसका भी ध्यान रखना। अरे वो सब ध्यान रखना है आपको। वो तो एक साउंड इंजीनियरिंग है, वो फिजिक्स है। और वो चीज़ अगर आपकी उसमें क्लैरिटी है, वो सब समझ लेते हैं, और आप गायकी में भी हैं, और थोड़ी आपकी मतलब सब चीज़ें तो आपको मदद तो करती हैं। और कोई भी नॉलेज है, आपको कोई भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो है आप संगीत के साथ तो हमेशा जुड़ जाता है। और संगीत भी उससे, आपने सुना होगा कि जो लोग पियानो बजाते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। या मैथमेटिक्स आजकल तो मैं देखा हूँ कि छोटे बच्चे जिनको उनके माता पिता चाहते हैं कि उनका मैथमेटिक्स अच्छा हो, तो पियानो सिखवा रहे होते हैं।
ताकि कैलकुलेशन अच्छा हो हाँ, जाए। कैलकुलेशन हो जाए। पियानो के अपने रिदमिक जो पैटर्न्स हाँ। हैं, ब्रेन को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कोई अध्ययन हुआ होगा, उससे निकला होगा। तो मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे जो बड़े लर्नेड पेरेंट्स हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो म्यूजिक ऐसी चीज है जो आपके शरीर की, आत्मा को, मन को बड़ा शांत करता है। जब शांत कर देगा तो आप तो किसी भी चीज में किसी अगर भी ध्यान चीज में लगाएंगे आप तो ध्यान बहुत अच्छे लगाएंगे से तो। ध्यान लगाएंगे। अच्छा, आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, तो गाने के साथ साथ किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ज्यादा लगाव है जिसे आप खुद भी बजाना पसंद करते हाँ, मैं हैं? फ्लूट बजाता था। फ्लूट मैं सीखा बजाना, अच्छा लगता है, उसका साउंड भी अच्छा। अदरवाइज तो मैं सितार भी हुआ तो वो सुनने का पसंद, सितार भी। बजाना गिटार है, सिर्फ बजाना तो केवल मैं फ्लूट थोड़ा बहुत बजाता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ, और एक मेलोडिका करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो भी थोड़ा बहुत बजाता हूँ। मतलब उसमें मुंह से फूंकते हैं और एक ऐसे करके रहता है। ओके, जो पहले के टाइम पे तो हाँ। उसमें आपके सितार वो एकॉर्डियन अलग हो गया। हाँ। ये जो है ना, ये आपको फूंकते हैं, और मेलोडिका इतनी पतली सी होती है। आप यूरोपियन कंट्रीज में आप जाएंगे तो उसका चलन बहुत ज्यादा है, तो वो उसमें इंटरेस्ट जागा था आपका? मैं बजाता हूँ, अभी भी बजाता हूँ। थोड़ा बहुत रिदम का एक सेंस है, तो अब आजकल थोड़ा बहुत रिदम भी कर लेता हूँ। तो आपको तो थोड़ा बहुत हर चीज़ आनी ही चाहिए। आप जब म्यूजिक अरेंज कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आना चाहिए। आपने बताया कि आपको प्लेटफॉर्म मिला था बीएचयू में, वहाँ आपको लगा कि आप में काबिलियत है, एंड देन आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मोटिवेटर होता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपके पीछे खड़ा होता है, जो आपको बताता है, क्योंकि आप अकेले कहीं पे भी पहुंचना मुश्किल होता है। सो ऐसा कौन थे जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता था, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और जिन्होंने बहुत साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम लें तो व्यक्ति तो ऐसा कोई मुझे नजर ही नहीं आता है तो आपने जिसने अपने मुझे आप बढ़ावा किया? दिया हो। लेकिन बढ़ावा तो मतलब मेरे मन में एक ऐसी प्रबल धारणा, प्रबल इच्छा थी कि मुझे संगीत करना है। वही एक ड्राइविंग फोर्स था मेरे लिए। और अगर सचमुच किसी ने सिखाया है तो मुझे रेडियो ने सिखाया है। अच्छा। उस समय हम लोग रेडियो सुनते थे, विविध भारती, रेडियो सिलोन, और ये सब, उसी से मैं गाने सुनते थे। तो हमको सिखाने वाले, आपने ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिया? शुरुआती दौर में रफ़ी साहब, मुकेश, मन्ना डे, लता जी, यही लोग हमारे गुरु थे। इनके गाने सुनते थे। तो जो संगीत की जो पैठ हुई मन में, वो इन्हीं लोगों के द्वारा हुई। लेकिन बाद में मैंने कई जगह सीखा। मैंने कई स्कूल्स में, कॉलेज में, बीएचयू में भी मैंने एडमिशन लिया था संगीत के विश्वविद्यालय, मतलब संगीत विद्यालय में। बम्बई में मैंने 7-8 साल तक मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। और आपने शारदा जी का नाम सुना होगा ना, जो गान, नहीं शारदा सिन्हा नहीं, शारदा एक गायिका थी जो लता जी के समय में थी, जिन्होंने गाया था, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली मैं चलिया, ऐसे करके गाना था। तितली बोली। तो वो शारदा जी जो थी ना, उनके यहाँ मैं सीखने जाता था। उनका एक स्टूडियो हुआ करता था मुंबई में, फेमस स्टूडियो था या कुछ भी था, तो वो मुझे सिखाती थी वो रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स और भी जो गायन की टेक्निक्स मैंने उनसे सीखा। और उन्होंने भी बहुत सारे गाने गाए थे मुकेश के साथ में, दुनिया की सैर कर लो, और ये वो सब बहुत सारे। एक समय में बहुत, शंकर जयकिशन ने तो उनसे बहुत सारे गाने गवाए थे। तो आप काम करते करते म्यूजिक के लिए समय निकाल ही लेते? हाँ, निकाल लेते थे। जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। मुंबई में था तो मैंने नौकरी भी ऐसी ही ली थी कि जिससे मैं समय बचा लेता था। तो क्या नौकरी थी? नौकरी मतलब सेल की जो नौकरी थी। अच्छा। तो उसमें एक खास, हर जगह तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब दिया जाएगा ना, ये करिए वो करिए। तो मैं हमेशा ऐसा करता था कि कुछ समय अपने लिए बचा लेता था, तो उसमें ये सब चीजें कर लेता था मैं। तो आप काम करने के बाद, जो आपकी जॉब है उसको करने के बाद, आप समय निकाल करके म्यूजिक के लिए अलग से समय देते थे, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा, हाँ, वो भी अभी भी, कितना भी समय चुराना चाहे चुरा करके आपको जाना ही जाना है। बिल्कुल। व्यक्ति ये करता है कि चलो घूम लिया, मॉल घूम लिया, ये घूम लिया, मुंबई आया, मुंबई सैर करते हैं। लेकिन आपने उसको अपने, जो आपके अंदर पैशन है, एक मतलब आप जीते हैं, म्यूजिक को जीते हैं, वो जीने की जो कला है म्यूजिक को, वो आपने वहां पे भी जारी रखी। और वो दिखाया है कि हर समय
अगर आपको कोई खुश कर सकता है, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, तो वो म्यूजिक ही है। हाँ जी अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जर्नी है तो ऑब्वियसली जर्नी से ही रिलेटेड होगा। फिर आपने अब 2 साल पहले अपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहां से हाँ, एक स्वेच्छा से डेढ़ साल पहले, रिटायरमेंट सवा साल ले पहले। लिया है आपने, और अब आप पूरा समय जो है अपना वो म्यूजिक को देते हैं। तो किस तरीके से दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आप हाँ, तो start अभी जो मैं कर रहा हूँ वो आम तौर पे मैं जो कॉन्सर्ट्स हैं, शोज हैं, और वो शोज भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो आपके बॉलीवुड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसा भी शो करता अच्छा, हूँ। बॉलीवुड गाने के लिए भी आपको बुलाया जाता है? बॉलीवुड गाने के लिए ऐसे हालात पैदा हुए और मुझे लगा कि अब प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिल रहा हो बहुत बड़े बड़े बैनर से, जब मैं मुंबई में था। कौन सा बैनर है जो बहुत अरे बड़ा है? मतलब एक तरह से, एक तो मैं कहूँ कि अब जो चीज़ें नहीं हुई तो उनका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा हुआ था कि मेरे गाने रिकॉर्ड हो गए थे और अल्टीमेटली कुछ फिल्में कंप्लीट नहीं हुई, और कुछ बहुत बड़े बैनर्स थे, कुछ कुछ ऐसे हालात थे, कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, चीज़ें एकदम फाइनल शेप ले रही हैं, बट अब नहीं हुई तो फिर वो चीज़ें नहीं हुई। अब नहीं हुई, लेकिन मन नहीं में हुई, लेकिन गाना आपने जो गाया, मैंने जो प्लेबैक सिंगिंग से मेरा मतलब ये है कि जो गाने, जो एक तो फिल्मों में मुझे जो चांस मिलता है वो एक अलग, इसकी मैं अभी बात कर रहा था। अदरवाइज अब आजकल जो शोज होते हैं, जो पुराने गाने हैं, इवन नए गाने हैं। फिल्मों में चांस मिला और आपने कोई गाना वहां पे गाया, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, वो गाना गा सकते हैं आप? वो सब बहुत पुराने गाने, वो तो याद भी नहीं है। और क्या था उस समय, रिकॉर्ड हो गया था, 2-3 गाने हुई थी। एक फिल्म थी जिसमें कमल हसन हीरो थे, उसके लिए मुझे 2 गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे। और आपका राजश्री प्रोडक्शंस में मैं बहुत क्लोज पहुंच गया था कि मेरे गाने होंगे। उसी तरह से विशाल भारद्वाज जी के साथ बड़े अच्छे तारतम्य पैदा हुए थे, उनके क्लोज, मतलब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन अब वही नौकरी का रहता है, आप कुछ समय के लिए हैं, फिर आप कहीं और चले जाते हैं। सब चीज़ें हुई, कुछ न कुछ हालात ऐसे बने कि चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन वो दृढ़ता जो थी कि नहीं, मुझे संगीत तो करना ही करना है, और तो वो मैं बचा के रखा। बीच में बहुत बड़ा एक गैप आया और अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। तो फुल टाइम जब मैं कर रहा हूँ तो अभी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा एरिया बन चुका है। तो उसमें मैं अपने गाने बनाता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, शोज़ करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ। सोशल इश्यूज़ पे भी मैं म्यूज़िक हम वीडियो। चाहेंगे कि जो गाने आप खुद इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कुछ सुनाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, तो सुनने का मौका मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। जो मैं अभी ये गाना जो आपको जो गज़ल सुना रहा हूँ जी, वो एक बड़े मानिंद सरफराज साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो उनकी ये गज़ल है, अभी मैं बना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है और हाँ, गा मैं रहा हूँ, म्यूजिक पूरा कंपोज करके, म्यूजिक वीडियो शूट करके। अभी वो रिलीज। तो म्यूजिक आप खुद ही बनाते हैं या अपने टीम? नहीं, मैं खुद बनाता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ। मैं इवन म्यूजिक, आप सॉफ्टवेयर सारा जानते हैं? सब जानता हूँ मैं म्यूजिक अरेंज करता हूँ, म्यूजिक लॉजिक पे मैं काम करता हूँ। तो इस तरह से सारा कुछ करता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि आप टेक्निकली आपने म्यूजिक में खुद को हाँ, वो भी एक कहानी है, मैं बताऊंगा आपको। तो उस तरह से, तो मैं जो अभी आपको, जो आपने कहा कि प्राइवेट गाने जो आप कर रहे हैं, एक गाना अभी जो मैं बना रहा हूँ, तो मुझे अभी वो याद है, वो गज़ल है जो बताया मैं कि सरफराज मुकद्दम साहब का हुआ है। उसी तरह से एक और मैं अभी जो मेरा रिलीज हुआ है, बचपन, तो अभी वो गज़ल, वो भी मैं सुनाऊंगा आपको। खुद को रुलाना, खुद को जलाना, खुद को मिटाना खेल नहीं। खुद को रुलाना, खुद को जलाना, खुद को मिटाना खेल नहीं। इश्क करोगे तो समझोगे, इश्क निभाना खेल नहीं।
खुद को रुलाना, खुद को जलाना, खुद को मिटाना खेल नहीं। तो ये मैंने अभी ये गज़ल बना रहा हूँ, अभी इस पे बहुत सारा काम होगा, शूट भी होगा, तो ये निकलेगा। एक जो मैं मेरा अभी इसको मैं निकाल लेता हूँ। एक मैं गज़ल अभी मेरी रिलीज़ हुई है, उसका टाइटल है बचपन, और वो हैदराबाद के बहुत ही मशहूर शायर शिबली आज़ाद जी ने लिखा है। वो है बचपन, फिर से बचपन के हंसी राह गुजर भूल नहीं है, बचपन के हंसी राह गुजर भूल नहीं है, हम उनकी मोहब्बत का असर भूल नहीं है, बचपन के हंसी राह गुजर भूल नहीं है, हम उनकी मोहब्बत का असर भूल नहीं है, बचपन के हंसी राह गुजर भूल नहीं है। तो ये बचपन के बारे में, हाँ, बचपन में बताया जा रहा है कि बचपन की जो यादें। हाँ, ये गजल में मैं इसको इस गजल को मैंने, जो मेरा गांव है वहां जाके मैंने शूट किया है। अच्छा। हाँ, जो गांव है गाजीपुर में, मेरा गांव जो है मर्दानपुर लक्ष्मण, वहां पे मैं जा करके उन बच्चों के साथ मैंने शूट किया हुआ है, और वो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, आपको भी लिंक दूंगा आप चाहें। अच्छा, अभी आप इंस्ट्रूमेंट की बात बता रहे थे, या वो उसकी बात बता रहे थे कि आप टेक्निकली भी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हाँ, कि अगर कोई गाना बनाना है तो आप लिख भी लेते हैं, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, आप म्यूजिक कंपोज भी कर लेते हैं, तो आप तो ऑल इन वन हो गए। तो म्यूजिक कंपोज करता हूँ, और म्यूजिक अरेंज करने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगा। तो हमारे एक मित्र हैं, सुंदरेश है, वो बहुत आला दर्जे के म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक अरेंजर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक बार कहा कि नहीं, आप हारमोनियम बजाते हैं, आप कर लीजिए। उन्होंने बोला आप आईपैड खरीद लीजिए, उसमें थोड़ा ऐसा इजी है बनाना। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, धीरे धीरे अब लॉजिक पे मैं काम करने लगा। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर में म्यूजिक अरेंज करने का जो एक तत्व है उन्होंने डाल दिया। अब मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने जो मैं कर सकता हूँ और कोशिश करता हूँ, उसका मैं पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट करता हूँ, धुन वगैरह बना। अच्छा लगता है, आनंद आता है। आपने एक बताया था कि आपके BHU के टाइम पे आपको धुन बनाने पर सेकंड प्राइज मिला। हाँ, तो जो धुन बनाने का जो था वो तो बड़ा आह्लादित करने वाला, कई ऐसी धुनें बन जाती हैं कि मन इतना उछलने लगता है कि ऐसा होता था। तो वो धुन बनाने में अब अच्छा अरेंज कर ले रहे हैं, तो उससे भी आह्लादित होता है मन। होता क्या है कि जब आप के पास में बहुत सारे प्रायोजक नहीं हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो आप उन विधाओं को सीखने शुरू कर देते हैं। और जब मैं सीखता हूँ और कोई चीज़, नई चीज़ सीखता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये वजह है कि मैं फिर अब धीरे धीरे सब कुछ करने लग गया। मास्टरिंग करना भी एक अलग विधा है, मिक्सिंग करना, मास्टरिंग करना, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स किसी भी फील्ड के लिए जो एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए, वो एक बहुत अलग लेवल पे होता है। लेकिन कुल मिला के चीज़ें जहाँ तक हो सकती हैं वहाँ मैं करता हूँ। आप पूरी कोशिश, पूरा एफर्ट डालते हैं हाँ, कि आप अपने गाने और के लिए उत्तर वो बढ़ता ही जाता है और पहले से बेहतर होता जाता है वो, क्योंकि सीखता रहता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। आप हिंदी गाने और भोजपुरी गाने, हिंदी और भोजपुरी ही करता हूँ, दो पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने कहा, अभी हम बात कर रहे थे कि गाने जो हैं वो आमतौर पे हिंदी ही करता हूँ और गजल करता हूँ। अच्छा, तो भोजपुरी में आपने कहा कि कुछ भक्ति गानों की बात हो रही थी, भक्ति गाने आप
भक्ति गाने आपने किए हैं? हाँ, भजन तो मैं करता कौन सा हूँ। भजन किया? मैंने भजन बहुत सारे किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ट्रेंड चलता है, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो आपने माता के गाने निकाले एंड नहीं, राम पे राम जी के ऊपर में, शंकर जी के ऊपर में, और बहुत सारे। तो आप शंकर जी के ऊपर कुछ सुनाइए। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे, चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे, चरणों में। बहुत खूब। इस तरह से। तो भक्ति में भी आपने वही रस डाला जो आप बॉलीवुड में डालते हैं। जी। अभी मैंने आपसे ऑलमोस्ट सारे गाने गवाए हैं, तो कोई बॉलीवुड गाना सुनाइए आप। बॉलीवुड के तो बहुत सारे गाने हैं जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं किशोर दा का भी गाना गाता हूँ, रफ़ी साहब के भी गाता हूँ, तो मन्ना डे साहब के गाता हूँ। मन्ना डे साहब का मैंने सुना दिया आपको एक गाना, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। और रफ़ी साहब का एक गाना है, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, बहकना है मुमकिन भटकने का डर है, बहकना है मुमकिन भटकने का डर है, संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा। ये है। अच्छा, जैसे कि हमने अपने इंट्रो में बताया था कि आपने बहुत से प्लेटफॉर्म पर अपना परफॉर्मेंस दिया है। सो हर प्लेटफॉर्म के साथ एक याद जुड़ी होती है, जैसे कि आकाशवाणी में आपकी कोई एक ऐसी याद जो आप आज भी आपके दिमाग और जहन में चलती हो। तो आकाशवाणी से तो मेरा अभी हाल में ही एक इंटरव्यू हुआ था, और जो दूरदर्शन पे मैंने जो गाना गाया था वो तो 2-3 गाने थे। एक तो मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, नहीं सॉरी, जो दूरदर्शन पे गाया था वो था महेंद्र कपूर साहब का भी गाया हुआ था एक गाना, और एक ये गाना था, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको सिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris, ये गाना था। अच्छा, जी हाँ। बहुत बहुत सुंदर है। और एक गाना था वो जो गाना था जो सोनी टीवी पे मैंने गाया था, जो पंकज उदास साहब जो एंकरिंग कर रहे थे, और वो आदाब अर्ज था, उसमें एक गाना मैंने गाया था, इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, इंसान की नीयत
ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में। फिर से गा दे रहा हूँ, इसमें एक लाइन थोड़ा। इस रंग बदलते दुनिया में ईमान की नियत ठीक नहीं निकला, न करो तुम सज धज कर, इंसान की नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में। बहुत सुंदर। ये आपने दूरदर्शन पर गाया? ये सोनी टीवी पे गया था मैंने। ये सोनी टीवी हाँ, पे गया था। जिसका की जिक्र मैंने किया अभी कि पंकज उदास जी एंकरिंग करते थे, उसमें ये था। अच्छा। उसमें एक और गाना था जो मैंने गाया था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। बहुत सुंदर। सो ये आपने सोनी पे गया था, और भी बहुत सारे गाने थे, बहुत काफी गाने जी। और जी पर? जी पे गाने याद नहीं है, अनु कपूर। हाँ, वो कुछ उतने याद नहीं है, बट अच्छा अच्छा। क्योंकि आपकी जर्नी थी, सो आपकी जर्नी में मैं एक कंक्लूजन क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि आपने जो सफ़र तय किया अपनी ज़िंदगी का म्यूज़िक को लेकर के, वो ओवरऑल कैसा था? और जो आज के समय में युवा हैं जो आपकी तरह, आप अब तो बहुत कुछ बदल गया है, आपके समय में स्ट्रगल बहुत था, लेकिन आज के समय में सो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने लाइफ से? मतलब आप अपने अगर एग्जाम्पल देना चाहें, अगर संजय सिंह के लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहें किसी सिंगर को, तो आप जो आपका एक्सपीरियंस है उससे क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको जो सलाह दूंगा वो यही दूंगा कि गाना ज़रूर सीखिए, या जो भी विधा में आप संगीत में कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं तो उसको सीखिए और उसके गहराई तक जाइए, तह तक जाइए। आजकल क्या ऑटो ट्यून चल रहा है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं, उसमें कुछ भी आप सुर आपके नहीं भी लग रहे हैं तो सुर को करेक्ट कर दिया जाता है। इवन रियलिटी शोज़ का भी यही आलम है। तो उन चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं रह गया है। वो पता भी चल जाता है कि किसने किस तरह का कितना ऑटो ट्यून लगाया हुआ है और कितना करेक्टेड है। आप अगर सीरियसली इस विधा में आना चाहते हैं तो आप इसके अंदर घुसिए और पहले आप अपने आप का आकलन भी करिए कि क्या वाकई मुझे वो चीज़ मिली है कि नहीं। और जो वो आकलन आपका सत्य तभी होगा जब आप किसी अच्छे लोगों के साथ संगत में, सोहबत में बैठेंगे, जो आपको एक दर्पण की बात या आपको आईना दिखाएंगे और आप सही तरह से आप अपना आकलन कर सकेंगे। तो यही है कि तो वो आप कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन गुटी। हाँ, वो कि जो निंदा कर रहा है आपके काम की, आप उसको सुने। हाँ, क्या कहाँ कमी बता रहा है वो हमारी, तो हमें भी अपनी कमी पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम में हम आपकी जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं और आपने बहुत से गाने सुनाए जो मुझे और ऑब्वियसली इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। अभी तक जो गाने सुनाए वो आपने अपनी पसंद के सुनाए, क्योंकि आप सिंगर हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगी कि एक गाना आप मेरे कहने पर गाइए। मैं आपकी मुझे एक गाना बहुत पसंद है, लग जा गले। अच्छा, अगर गाना, हाँ जरूर। तो मैं चाहूंगी कि हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे इस गाने के साथ। अच्छा, तो मैं ये गाना आप सुनना चाहूंगी। थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपके पसंद का ये मैं गाना सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमको मिली है आज ये घड़ियां
नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत खूब। जैसे पहले के गाने सुनाए वैसे ही मेरा भी फेवरेट गाना आपको बहुत आपने बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो और ये गाने बहुत अच्छे लगेंगे। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप अपना कीमती समय लेकर के आए, हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया और अपनी आवाज़ से नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे ऐसे सवाल उकेरे मेरे बचपन से, मतलब मैं अपने बचपन में गलियों में, अपने शहर के गलियों में, अपने गाजीपुर की गलियों में चला गया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप उन चीज़ों को उकेर लेती हैं, और ये आप जैसे एंकर ही कर पाएंगे कि जो भावनाएं जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, मन में दबी हुई हैं, वो आपने फिर से हमको रिविजिट कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।